बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम कुछ पॉलिटिकल इशूज़ हैं और कुछ लीगल इशूज़ हैं। पाकिस्तान एक ऐसा हमें सरजमीन दिखाई देती है जहाँ संडे को भी ख़बरों का अंबार होता है और सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किस खबर को डिस्कशन के लिए लिया जाए, किसको छोड़ा जाए। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी मुकीम है या जो बड़े मराकज़ हैं सियासत के, उनकी नज़र थी कि अच्छा ये क्या फ़ैसला होगा। उस फैसले में इख्तलाफी नोट जो है कि वो 29 पेज का जारी किया गया, लेकिन अभी तक जो अक्सरियती जजेस का फ़ैसला था वो उसकी डिटेल सामने नहीं आई, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। और उस फैसले के ऊपर भी लेके जो है कि कल से आज तक जो है कि बड़ी धुआंधार किस्म की हुकूमती हलकों में भी और अपोजिशन में भी बातचीत की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं। वज़ीर कानून साहब का एक मौक़िफ़ था चंद दिन पहले जब ये फ़ैसला हुआ, और आज वज़ीर इत्तलात जो इस फ़ैसले के बाद जो है कि उन्होंने वज़ीर कानून से बरअक्स एक मौक़िफ़ लिया, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और ये क्या सारा मामला चल रहा है। कुछ जो है कि वो एक गवर्नेंस का ओवरऑल वैसे भी इशू पाकिस्तान के अंदर है। केपी की गवर्नमेंट जो है कि उसमें केपी की गवर्नमेंट की अपनी जमात ने जो है कि एक मॉनिटरिंग टीम कमेटी कायम कर दी है कि उनकी गवर्नेंस और जो करप्शन के एलिगेशन है या वहाँ पे जो तर्ज हुक्मरानी है कि उसको मॉनिटर किया जा सके। तो क्या इस किस्म की जो कल्चर है वो हर जगह पे होना चाहिए, ये मामला एक हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर कुछ मामला जो है कि वो अच्छी खबरें जो है पाकिस्तान में ऐसे हालात के जहाँ पे जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होती, दफ़ा 144 पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ ही लगी रहती है। वहाँ पे गवर्नर सिंध जो है कि वो कराची में धरने वालों को चाय भी पेश कर रहे हैं और आज बिरयानी भी उन्होंने खिलाई है। तो ये क्या इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर भी जलसे जुलूस वालों को बिरयानी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। और कुछ मामला IPPs के हमारे वज़ीर प्लानिंग मनसूबाबंदी के जो वज़ीर हैं, वो वफाकी वज़ीर कहते हैं जी अगर किसी के पास बिजली महंगी का हल अगर है तो अपने माहिरीन ले आएँ ताकि इस मसले को हल कर सकें। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं कि वो VN 2025, VN 2030 सारे VN जो है नून लीग के वो वही बनाते हैं, तो फिर उनको क्यों माहिरीन की ज़रूरत पड़ रही है। ये सारे कुछ मिले जुले इशूज़ होंगे जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाफिज़ एहसान खोकर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं। और इसके साथ साथ आरिफ चौधरी साहब जो इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं। और रियासत अली आज़ाद साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, वो भी हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज़ साहब आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़रा ये हमें बताइएगा कि इस मामले को लेके मखसूस नशिस्तों के मामले के लेके ख़ास तौर के ऊपर जो है कि ये अमूमन ऐसा मैंने देखा नहीं है कि इख्तलाफी नोट पहले आ जाएँ डिटेल में और उसके ऊपर अभी ये क्वेश्चन रखा हुआ है कि डिटेल जजमेंट आएगी अक्सरियती जजेस की, तो उसके बाद भी जो है कि उन्होंने इसमें कुछ ऐड करना है। तो ये आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऐसी मिसालें आपको पहले भी मिली हैं या अगर ऐसी मिसालें बन रही हैं तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई केस सुना जाता है और उसके बाद उसका फ़ैसला आता है तो जनरली एक्सपेक्टेशंस तो यही होती है कि जब आप शॉर्ट ऑर्डर दें तो उसके बाद डिटेल रीजनिंग वाला ऑर्डर एट अर्लीस्ट तो दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो उनके शॉर्ट ऑर्डर की चीज़ें ऐसी होती हैं फिर वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल की तरफ भी चली जाती हैं, और उसके बाद एक नई जो कंट्रोवर्सी है कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो है वो स्टार्ट होती है। आपने कहा इससे पहले भी इस तरह था कि जब कासिम सूरी वाला केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट ऑर्डर आया तो उसके बाद डिटेल ऑर्डर्स जिस तरह जल्दी आना चाहिए तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो मियां खलील साहब थे जब दोबारा एड हॉक जज आए हैं उन्होंने उससे पहले अपना एक ऑर्डर सदावा दिया और जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 6 पे बात की, और उसके बाद डिटेल जजमेंट जो थी वो चीफ जस्टिस उस दौर के थे जस्टिस बंदयाल साहब ने की। ये वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला मामला जो इस चीज़ के अंदर है। अब ये है कि एक इंपॉर्टेंट मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया, और उसके अंदर चाहिए ये था कि आप जब शॉर्ट ऑर्डर आपने दिया है तो आप उसका एट अर्लीस्ट ऑर्डर उसके अंदर देते। चूँकि ये है कि बदाते खुद सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम रखा हुआ था कि 15 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, कंप्लाइंस करके रिपोर्ट्स करके आना चाहिए। अब उसके अंदर नहीं आया तो मेरा ख्याल है कि ये 2 जजेस से ये वो 2 जजेस हैं, क्योंकि खालिद साहब इसके अंदर 4 जजमेंट्स आ चुकी हैं। एक जजमेंट जो है वो तो उसको छोड़ दें जो इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। पहला इसके अंदर लीव ग्रांटिंग ऑर्डर आया था जो 6 मई 2024 को आया। फिर उसके बाद एक जो 8/5 की जजमेंट आई जो 12 जुलाई को आई।
उसी तारीख को एक और व्यू आया जो जस्टिस मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस साहब का था, और तीसरा जो है वो उसके अंदर वो आया कि जो जाया आफरीदी साहब का था, यानी कि 4 आ गया, 5वां जो है वो अब आ गया इन 2 जजेस का, जिन्होंने उस दौर के अंदर भी जो 12 जुलाई था उसके अंदर इस ऑल टुगेदर इन पटिशंस को डिसमिस किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किए। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आती है, चूँकि हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, बुनियादी तौर पे जजमेंट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी की होती है जो मेजॉरिटी वाला जजमेंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता ये है कि अगर किसी ने डाइसेंट उसके अंदर किया है तो ये हमारा एक डिलेमा इसके अंदर रहा है कि पिछले कुछ सालों से अगर हमें मेजॉरिटी पसंद नहीं है तो फिर हम डाइसेंटिंग का एक नैरेटिव जो है वो उसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और डाइसेंटिंग को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन डाइसेंटिंग के अंदर अगर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स है तो बिल्कुल उस पर जाना चाहिए। अब ये है कि ये जो जजमेंट आई है कल 3 अगस्त 2024 को आई है, ये 29 पेजेस पे मुश्तमिल है और 32 इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट्स आए हैं। अब 32 जो पॉइंट्स आए हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे हम सब का इस चीज़ पे इतफाक़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिलीफ देना नहीं है कि जो आपके सामने आर्टिकल 185 के अंदर उस लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 175 जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, जिस तरह इस जजमेंट के अंदर भी आया कि अगर आपने किसी तरफ निकलना है तो फिर आपको सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा या उसके अंदर इंसर्शंस करनी पड़ेगी, जिसमें आपका आर्टिकल 51 भी है, आर्टिकल 106 भी है, 62 भी है, 63 भी उसके अंदर है, आपका सेक्शन 104 भी है, रूल 92 94 भी है। फिर उसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये है कि डिक्लेरेशन वाला जो टाइम था जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के अंदर 3 दिन का था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवर एंड अबव करके किया है, वो भी एक टाइम फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर सकती है या नहीं कर सकती है। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि क्या इन टोटो ये एक ऐसा फैसला कॉन्स्टिट्यूशन की किस प्रोविजन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट कर रही है या सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है, क्योंकि अगर इस फैसले के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जान होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी अपने फैसले के अंदर इन बिल्ट रिव्यू का ऑफर ना करती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या पीटीआई को, चूंकि आज तक जितने भी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आते हैं वो कंप्लायंस में जाते हैं और अगर वो नहीं होता तो उससे पहले आप रिव्यू कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बताते खुद इसके अंदर किया है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो 32 पॉइंट्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को अगर वो जजमेंट आती है, चूंकि इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, तो इन 32 पॉइंट्स को एड्रेस करना जो है वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी तरफ आता हूं, 2 पॉइंट जो है कि ये आपने भी जजमेंट देखी होगी जो एहसान खोकर साहब जिन चीज़ों के नुकात की निशानदेही कर रहे थे, ये जो नुक्ता नज़र है कि जी कंप्लीट जस्टिस के लिए, क्योंकि मामला जहाँ से शुरू हुआ था उसको अगर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि तमाम जजेस का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी वजह से आज़ाद डिक्लेयर किया गया और पार्टी को इलेक्शन से एक्सक्लूड किया गया, उसकी गलत तशरीह की गई। ये तमाम जजेस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए थे और इसमें शायद इत्तफाक राय भी है। उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो फिर इस जजमेंट को कैसे देख सकते हैं, और दूसरा जो है कि कुछ नुकात खोकर साहब ने भी उठाए हैं, तो उस हवाले से भी आप अपनी राय दीजिएगा। आरिफ चौधरी साहब। हजूर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपने बड़ी बुनियादी बात की है कंप्लीट जस्टिस वाली, क्योंकि हमारे यहाँ तसव्वुर अब ये हो गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं कि आइन है, हम उसी पे जोर देते हैं कि जनाब ये आइन है, और फिर समझते हैं कि सबका इसके ऊपर इत्तेफाक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आइन से मावरा हैं, और जो दूसरे लोग सोचते हैं वो सही नहीं सोचते। और ये सोच इस वजह से भी बिल्ट हुई है कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर आ गया है कि जो चीज़ गैर आइनी हो जाए उसको खुदा का किया हुआ समझ लिया जाए और उसके बाद उस पर उसे कभी भी दुरुस्त करने की जरूरत ना महसूस की जाए। अब जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर सबसे पहली जो आइनी खिलाफवर्जी हुई वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था। उसके बाद फिर आगे चलते हुए यानी खिलाफ वर्जी इस हद तक हुई कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, जो कि कभी आइन का तकाजा नहीं हो सकता। आइन बेसिकली
सियासी आज़ादियों को गारंटी करता है, शहरी आज़ादियों को गारंटी करता है। और आर्टिकल 17 जो है उसको तो कोई शख्स कभी उससे हट के जा नहीं सकता, और अगर वो आर्टिकल जो है उसको साकित कर दिया जाए तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तान का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आइन के अंदर। उसकी वजह यह है कि आइन बनाने वाले जो हैं वो सियासी लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, और अगर सियासी पार्टियों में किसी सियासी पार्टी को इख्तलाफात की वजह से, अपने जाती पसंदो नापसंद की वजह से उसको मैदान से आउट कर दिया जाए तो उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं रहती। अब मामला ये हुआ कि ये जो आई है सुन्नी तहरीक, इसकी कोई जरूरत किस तरह महसूस हुई, ये सब लोग बार बार ये कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई कि पीटीआई के लिए कोई जगह ना रही, और वो जजमेंट जिसका सहारा लेकर उन्हें आउट किया पीटीआई को, वो थी इंतखाबी निशान से महरूम करना। अब इंतखाबी निशान से महरूम करने वाली जो जजमेंट है, खालिद साहब उसे तो नहीं किया, अपने तौर पर ओन नहीं किया खुद चीफ जस्टिस ने। खुद उन्होंने बार बार कहा कि जी इंतखाबी निशान से महरूम करने का मतलब कतन ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और जिस तरह के इख्तलाफ के बावजूद सब ने ये कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, तो जिस सियासी जमात ने रहना है, अगर उसके लिए आपने वो अमल कर दिया कि उसको रास्ता नहीं रहने दिया उसके सर्वाइवल का, और उसको आपने मजबूर कर दिया कि आप उनके लोग या आज़ाद हो या कोई और रास्ता इख्तियार करें, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो, वरना उनका काम वो बिल्कुल उनकी हैसियत खत्म हो जाती है। तो आप ये बताएं कि इसको कंप्लीट जस्टिस इससे ज्यादा कहाँ जरूरत थी? जो लोग इस वक्त, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था और दुनिया में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले ये कहें कि जनाब रियासत पाबंद नहीं है, रियासत के इदारे यानी वो इस तरह के फैसले पर अमल दरामद करने पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, और यानी वो तो ख्वाब था किसी का कि जनाब एक्सटेंशन मिले, अभी तक वो जारी है, और उसका रास्ता अगर उस तरह नहीं निकला तो अब दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है, और वो ये रास्ता है कि उसके अंदर इस तरह का इख्तलाफ पैदा कर दिया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ना हो। लेकिन जो ये चीज देख रहे हैं वो उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अगर आइन पे अमल दरामद नहीं होता तो उसका नतीजा क्या होगा। अब तक हम अगर आज इकट्ठे हैं और फेडरेशन कायम है तो वो आइन की वजह से है। जब गैर आइनी रास्ता खुलता है तो उसके नतीजे में वो अलहदगी पसंद तहरीके और नुकसान होता है, जमहूरियत को भी, निज़ाम को भी नुकसान होता है, मुमलकत को भी। मैं जरा आप रियासत साहब से भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये अभी जो चौधरी साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि शायद इस मामले को इस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है कि इस फैसले पर अमल ही ना हो। दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर जो है वो कानून पेश किया गया, बिल पेश किया गया, स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया, और कल पीर के दिन जो है उम्मीद ये की जा रही है कि नेशनल असम्बली से भी और सेनेट का इजलास भी कल बुलाया गया है, तो दोनों से शायद ये कल मंजूर हो जाएगा। और जो वो टाइम फ्रेम था सुप्रीम कोर्ट का कंप्लाइंस टाइम, वो भी 6 अगस्त तक पूरा हो रहा है। तो एक तरफ कानून बन जाएगा, एक तरफ कंप्लाइंस टाइम भी ख़त्म हो रहा होगा, तो ये क्या अमल दरामद इस पे हो जाएगा उस कानून के बाद? क्योंकि उसको तो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की जा रही है वो उस वक्त से की जा रही है जब वो नाफिजुल अमल हुआ था, तो आप तो पीछे चले जाएंगे हम। तो ये फिर सारी सिचुएशन आपको रियासत साहब इस सूरत हाल में क्या बनती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये 2 चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की है हुकूमत ने, मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप जब नेशनल अपने मीडिया पे आके ऐसी गुफ्तगू करें, लोगों को गुमराह करने की बात करें, बजाय कि आप उनको ट्रू ओपिनियन दें। चूंकि लोग अब इतने जाहिल तो रहे नहीं है, सिंपल सी बात थी कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था और हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का, वो दोनों सेट साइड हो गए। तो मैं आरिफ चौधरी साहब ने जैसे बात की, मैं उनसे एग्री करता हूं कि वो जिस स्टेटस पे पीटीआई थी, जहां पे उनके पास उन्होंने अपने एफिडेविट या सर्टिफिकेट दिए कि हमारा ताल्लुक इस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो वो सेट साइड होने के बाद उसी पोजीशन पे चले गए, एंटी स्टेटस को चले गए। अब इस पे तो 2-3 बड़ी रिनाउंड जजमेंट्स भी हैं। एक तो अगर आप देखें
तो जैसे कि आसमा जिलानी केस में उन्होंने 1972 सुप्रीम कोर्ट में होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जी अगर कोई भी ऑर्डर इलीगल है और उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग तामीर कर ली जाए, सुपर स्ट्रक्चर बना लिया जाए, तो वो भी इलीगल कंसीडर होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2007 की जजमेंट है तसद्दुक जिलानी साहब वाली, जिसके अंदर भी यही होल्ड किया गया, और एक हैदराबाद बेंच की भी इसके अंदर हाई कोर्ट की हाल वो जजमेंट है, लेकिन प्रिंसिपल उसके अंदर भी यही ले डाउन किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक सुप्रीम कोर्ट के आपने बना दी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप चले गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, उनके मैंडेट को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करें बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन। तो उस लेजिस्लेशन, देखिए जो भी लेजिस्लेशन होती है उसके पीछे एक इखलाकी जवाज होता है। इसके पीछे कौन सा इखलाकी जवाज है कि आप वो एक लॉ बना रहे हैं, फिर उसके अंदर भी आगे फर्दर ये कि एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है, एक का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो बात ये है कि इस लेजिस्लेशन से अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो फिर आज ऐसा हुआ है, आज फैसला आया, आज लेजिस्लेशन से आप अगर उसको नॉक आउट करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के पास अख्तियार है कि वो लेजिस्लेशन करे, उनके पास अख्तियार है कि वो औरत से मर्द और मर्द से औरत नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वंस अ राइट हैज बीन क्रिएटेड दैट कैन नॉट बी यूज्ड। अब पीटीआई का राइट क्रिएट हो गया, नंबर 1। सेकंड ये है कि अगर आप बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन इसी तरह फ्रस्ट्रेट करेंगे किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को, तो कल को एक कंटेम्प्ट जाती है, कंटेम्प्ट पे एक नया आ जाता है फैसला, या कल कोई और एक इशू आता है, उस पे एक नई जजमेंट आ जाती रिलेटिंग टू दिस जजमेंट, कोई भी पार्टी जाती, फिर एक जजमेंट आ जाती, फिर आप लेजिस्लेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को, तो ये है कि उस इदारे को मिनहैसुल इदारा उसको फिर ताला लगा दे, उसका तो कोई फायदा नहीं है। यानी जो भी वो फैसला देंगे उसको आप बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन उठा के बाहर फेंक देंगे। फिर ये भी देखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आर्टिकल 8 से 28 तक है, अगर उससे रिपग्नेंट लेजिस्लेशन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी उठा के बाहर फेंक देगी। तो इससे तो देखें, अगर आप ये समझते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हाइड एंड सीक करेंगे और इस तरह से हम उसके मैंडेट को फ्रस्ट्रेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वहां पे बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 190 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये अख्तियार है कि वो किसी भी इदारे को बुलवा के कह सकते हैं कि ये हमारा फैसला, आप इसको इंप्लीमेंट करें, इसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन रियासत आजाद साहब जिनको स्टेट बना दी, रियासत साहब जिनको कहना हो 190 के तहत जो है कि आप इस पे अमल करें, आपको याद होगा कि जब सजाद अली शाह थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी 190 के तहत कोई हुक्म दिया था कि इस पे अमल करें। तो अगर वही अमल ना करना चाह रहे हो तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? ये एक बड़ा एक सीरियस सवाल ये पैदा हो रहा है। मैं अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ कि अभी जो आप आज़ाद साहब आप कह रहे हैं, इससे पहले आरिफ चौधरी साहब ने जो बात की कि अमल दरामद अगर नहीं होता, क्या कहीं अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना तीनों रियासत के पिलर हैं, और ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये तीनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं। मुकन्ना और इंतज़ामिया तो शायद अलाइन है एक तरफ, अदलिया दूसरी तरफ खड़ी है। खुदा न खास्ता कि टकराव की सूरत तो नहीं होती, नंबर 1। और नंबर 2 फिर यह है कि आज नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे बड़े इत्तेहादी जिनकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई ख़तरा है हुकूमत को तो हमें क्यों नहीं बताते, हमसे शेयर करें, ख़तरा है तो असम्बली तहलील करें और इलेक्शन में चले जाएं। तो ये जो सोच डेवलप हो रही है, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनके ऊपर अमल होता है नहीं होता है, इख्तिलाफी नोट का सामने आना, उसके ऊपर पूरी की पूरी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। हमने डिस्कशन की कुछ, उसके ऊपर कुछ खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्या कहीं पार्लिमान और एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के सामने खड़े होने के बाद, और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन भी जो है कि अपेरेंटली वो एग्जेक्टिव की तरफ दिखाई देती है कि वो उस तरफ होगा, तो टकराव की सूरत हाल हो सकती है। हालात क्या हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी को ये बयान क्यों देना पड़ा कि अगर हुकूमत को कोई ख़तरा है तो बताएं, हमसे शेयर करें। असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं। खोकर साहब, ये आपसे शुरू करते हैं कि क्या आपको दिखाई देता है कि ये टकराव पैदा हो सकता है और ये नौबत असम्बलियों की तहलील तक जा सकती है? देखें खालिद, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफ़ाइन की गई है कि पार्लियामेंट का क्या काम है और जुडिशरी का क्या काम है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। पार्लियामेंट का काम ये है कि इस मुल्क के अंदर जो लॉज बने हुए हैं उनको अमेंड करना या उनकी जगह नया लॉ लेके आना। कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि उन अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उनकी तशरीह करना। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर री राइटिंग या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या इंसर्शंस करे, या लॉ जो है उसको मोल्ड जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक लेके चलाए। अगर आप ये देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप जितनी भी एग्जांपल्स आप देखेंगे तो जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है, तो क्या वो आर्टिकल 187 के अंदर आएगी और क्या हमने उन सारी जो जजमेंट्स हैं उनको एज ए जजमेंट के तौर पे एक्नॉलेज किया है? हम स्टार्ट कर लेते हैं 200 केस से लेके अभी तक जो लास्ट फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A के अंदर किया है। क्या जनरल मुशर्रफ को 3 साल की जो एक्सटेंशन देना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने मैंडेट के अंदर रह के किया कि वहाँ पे भी आर्टिकल 187 का तो नहीं थी, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव बना के आइन में तरमीम नहीं देखे ना उसके अंदर ये था खालिद, ये था कि एक्शन ये चैलेंज हुआ था कि जनरल मुशर्रफ का जो एक्शन था वो गलत है और उसको सेटिसाइड होना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसे वैलिडेट किया बल्कि उसे कहा कि 3 साल तरमीम का इख्तियार आइन की तरमीम का ये किसी जगह है। अब अगर तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की हम उस जजमेंट को मानना चाहिए। दूसरा उसके बाद आप देख लें कि अभी जो आपके सामने लेकिन वैसे प्रैक्टिकली माना गया, वो देखो ना 2008 तक चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, सदर मुमलिकत भी रहे, उसके अंदर हुआ फिर ये कि उस जजमेंट के बाद फिर आपने LFO जो है वो साइन किया, 17th अमेंडमेंट आई जिसके अंदर ये सारी चीजों को आपको दोबारा एंडोर्समेंट करनी पड़ी और उसके बाद दूसरा उस चीज के अंदर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हमें उसे एक्सक्लूसिव देखना चाहिए कि इंक्लूसिव देखना चाहिए? क्या जितने भी आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के इन पिछले 8-10 साल के अंदर फैसले आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने से लेके जो आज जिस पे हम बहस कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन सारी जजमेंट्स को हमने अप्रिशिएट किया है? क्या हमने वहाँ पे आर्टिकल 187 के ऊपर जितना जोर दिया जा रहा है, 187 का खालिद जोर उसी वक्त आता है कि जब वो उन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब यहाँ पे मामला जो है वो जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जिस पे बात के सवाल सिंपल सा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल फैसला करना है? हाँ, पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस को देखा, लेकिन अगर उस तरफ भी जाया जाए तो अगर आइन या कानून ये कहता है कि सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के ऊपर सिंबल के ऊपर लड़के आई हो, चाहे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पार्टी बनती भी हो, जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया गया है कि जी उनकी पार्टी एक्सिस्टेंस थी, है, रहेगी जितनी देर तक आर्टिकल 17 के अंदर उन्हें खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आता, लेकिन क्या वो ऐसी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉज की उन प्रोविजंस को जो आपका सेक्शन 104 है या रूल 51 है, आर्टिकल 51 है या 106 है या रूल 94 है, उनको बाईपास करके या उनको सस्पेंड करके या उस सबवर्ट करके क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे सकती है? तो इसमें जो अभी डिटेल जजमेंट है उसके अंदर भी कुछ लिखेंगे। एक जो नुक्ता जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा हूं, जिसकी पॉइंट की तरफ, वो ये है कि क्या ये जो टकराव की सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगर एग्जेक्टिव भी खड़ी हो जाती है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, मुकन्ना भी खड़ी है और इलेक्शन कमीशन भी इसी तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, तो क्या अदलिया और ये बाकी जो पिलर हैं इनका अगर टकराव होता है और जो पीएस पार्टी स्टेटमेंट दे रही है कि खतरा है या कोई चीज़ है तो हमें बताएं और तहलील करें और आवाम के पास चले जाएं इलेक्शन के लिए, ये क्यों खालिद ये बिल्कुल मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है, टकराव नहीं आना चाहिए। मुकन्ना को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें,
आप जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 5-7 जो फैसले आए हैं, उन फैसलों के अंदर हमेशा एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ उसने एक महाज खड़ा किया है, और जुडिशरी जो है कभी वो साइड से निकल जाती है, कभी उसके अंदर डिले कर देती है फैसले की। अभी पंजाब के इलेक्शंस पे बात आई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज भी वो ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो बजाते खुद ही क्लियर नहीं थी कि वो 9 थे, 7 थे, 5 थे, अल्टीमेट 3 रह गए। फिर कासिम सूरी वाला जब फैसला आया तो यही सारे पीटीआई के लोग थे जो कहते थे जी आर्टिकल 69 के अंदर असम्बली की जितनी प्रोसीडिंग्स है उनको प्रोटेक्शन हासिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। यही नैरेटिव जो है वो पीएमएलएन भी क्रिएट करती है। चूंकि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्माइल या पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो और पॉलिटिकल पार्टीज अपने फैसले जो हैं वो आइन, कानून और पार्लियामेंट के अंदर फैसले न करें, तो फिर वहां पे सवाल ये है कि मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला हाफ आएगा, डिसेंटिंग आएगा, सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं आया तो वो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको आपने जो है सुप्रीमेसी नहीं रही। आपको कुछ ये फील हो रहा है, कुछ स्मेल आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अगर ये बयान दिया है कि अगर जी के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कि अगर हुकूमत समझती है कि उनको खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं कर रहे, और अगर खतरा है तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करें, असम्बली तहलील करें, इलेक्शन में चले जाएं, ये बयान क्यों देना पड़ा? क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है अल्टीमेटली कहीं इस स्टेज की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि जमहूरियत डीरेल हो जाए और कोई गैर जमहूरी जो है कि नासर ज़्यादा हावी हो जाए? एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ इससे पहले, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, वो ये है कि जिस तरह बार बार ये जोर, पहले भी उन्होंने यही कहा और अब भी वही बातें की हैं, यानी पाकिस्तान के इस तरह के लोग जो हैं वो तारीख का हवाला देकर ये चाहते हैं कि हमारा जोग्राफिया बदल जाए, वरना वही हालत हमारी हुई है जो तारीख ने देखा रंग माजी में हुआ, अब वही उसी को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी है, मैं यानी बाकी लोग इस तरह की बातें करें एग्जेक्टिव वाले तो कोई समझ आती है कि मिसाल के तौर पर जब इलेक्शन का फैसला करवाया 90 दिन के अंदर करने की बात की, तो वहां खड़े होकर जिन्हें ये कहते हैं कि जनाब उनको तकद्दुस हासिल है, उन्होंने वो जुमले बोले कि इनके घरों में घुस जाएंगे, यहाँ पर जजेज है, और बहुत ज्यादा बदतमीजी का इजहार किया गया और बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, और उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं मानेंगे। अब मामला ये है कि अगर ये और कोई बात करे तो चलो समझ आती है, वकला की तरफ से खास तौर पे बार काउंसिल बिल्कुल ये वो रोल प्ले कर रही हैं जो बिल्कुल किसी की गोद में जाने का रोल होता है। पहले यानी खड़े होके उन्होंने साथ दिया बाकायदा मुस्लिम लीग नून का, और बाकायदा अब फिर वो यानी मतलब उनकी झोली में बैठकर वो फैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अपनी जो उसकी हैयत कज़ाई है, उसका स्ट्रक्चर है, वो शदीद खतरे में है। मैं इस मौके पे अपनी बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आजाद साहब को, कि उन्होंने वाकई वो बात की है जो एक वकील को करनी चाहिए। और जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, बात यह है कि इन्हें ये पता है कि चूंकि जिस तरह के ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, जब ये इलेक्शन के केसेस खुलेंगे जो कि सितंबर में यकीनन खुलने वाले हैं, तो नतीजातन इनकी अक्सरियत जो है वहां खत्म हो जाएगी। और दूसरा, ये जितना इंटीमिडेट इन्होंने करना था अदालतों को कर लिया, इसके बावजूद अगर अदालतें लोगों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से फैसले देती हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि इनकी जो इस्तबदाद है और जो फाशिज्म है उसने अल्टीमेटली खत्म होना है। और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की मुआशी तौर पर हो गई है, जिस तरह गरीब पिस रहा है, और इसके बावजूद, और ये जो सवाल किया जा रहा था कि जनाब इनसे जान छुड़ाई जा सकती है आईपीपी से, उसका जवाब ये है कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, जो कि जान पकड़ने वाले जो है वो इक़्तिदार में बैठे हैं, यानी 28% खुद नवाज शरीफ साहब और बाकी उनकी पार्टी, और इसी तरह जरदारी साहब और एस्टेब्लिशमेंट, वो हमें खा रहे हैं, हमारे नाने शबीना हमसे ले रहे हैं, और इसके बावजूद हमारी बार काउंसिल और हमारे बाज वकला, उनको ये नजर नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपने देखा कि केपीके खड़ा हो गया है, बलूचिस्तान खड़ा हो गया है। आप अगर ये आइन इस तरह, जिस तरह आइन को आप कर रहे हैं शख्सियात के हवाले से कि जनाब पहले क्या हुआ, फलां के दौर में क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ था उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ खड़े हैं कि पाकिस्तान की इज्जत ना दुनिया में है, ना हम खुद अपनी नजर में कोई बाइज्जत रह रहे हैं, ना हमारी साख रह रही है। और अगर इसी तरह के फैसले और इसी तरह का अंदाज इख्तियार किया गया
और अमल फैसलों पर ना किया गया और सुप्रीम कोर्ट को और इन इदारों को इतना मुतराज़े बना दिया गया इनके फैसलों को, तो उसका नतीजा जो है वो आप सबके सामने होना चाहिए। ये चोइस साहब, ये क्या बेहतर नहीं था जो अतर मिनल्ला साहब भी बार बार हेयरिंग के दौरान भी कह रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक जितनी भी पिटीशंस हैं उनको भी साथ ही इकट्ठा सुन लिया जाए, कि जो हम कह रहे थे कि जी उस नुक्ते पे ले जाएं कि जहाँ से बहुत से मसाइल पैदा हुए। और एहसान खोखर साहब ने भी उस चीज़ की निशानदेही की कि पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही थी। एक लीगल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है और एक पॉलिटिकल पॉइंट है। तो अगर उन पिटीशंस को भी इसके साथ जोड़ लिया जाए, इवन नज़रसानी अपील के अंदर भी अगर वो उठा ली जाए 7/184(3) के तहत, तो पड़ी हुई हैं वो, ताकि इसको पूरा का पूरा इस सिनेरियो को जो है कि एड्रेस कर लिया जाए, तो वो बेहतर हल होगा, या आप समझते हैं कि नहीं वो अलग ही रहना चाहिए? खालिद साहब, वो हल इन्हें नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिनकी अब भी नज़र, मैंने उसको माजरत के साथ दोहरा रहा हूँ, कि जिनकी अब भी नज़र यह है कि ये सारा सिस्टम जो है उनकी मर्जी के मुताबिक चले और वह 3 साल उन्हें और मिल जाए, और अक्सरियत वो नहीं चाहते कि एक दिन के लिए भी अक्सरियत खत्म हो। अभी ये जो ताज़ा जल्दी जल्दी में फैसले हो रहे हैं पार्लियामेंट के, ये क्यों हो रहे हैं? गैर आईनी तौर पर जो इनके खिलाफ फैसला आ चुका है कि भाई वो जो मखसूस नशस्तें हैं, वो मखसूस नशस्तें उन लोगों को जिन्हें दी गई हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी को या 3 पॉलिटिकल पार्टी को, उनका हक नहीं है। उनसे हट के वो भी बैठे हुए हैं और वो फैसले कर रहे हैं, आइन में तरामीम कर रहे हैं। और ये आइन में तरामीम इतनी जल्दी में, और खास तौर पे उनको मदद हासिल है इस इलेक्शन कमीशन की कि जनाब आप हुलिया बिगाड़ दे इसका आइन का, जो मर्जी कर दे, और फिर आप साथ ये देखें कि ये भी किया जा रहा है कि तौहीन अदालत का कानून भी बदला जा रहा है, कि जनाब ये जो अदालतें हैं ये जो बदला नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं खत्म ही कर दें इसको, वही खत्म किया जा रहा है। चले मैं जरा एक नुक्ते पे रियासत साहब को भी लेना चाह रहा हूँ जरा, कि उनका बार बार जो है कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कि ये ना अगर लाइन कट जाए तो लाइन कटने से पहले आज़ाद बंदों से जो है कि राय ले लेनी चाहिए। रियासत साहब ये बताएं, आपको कुछ नज़र आता है? एक तो ये हुकूमत के अंदर जो है कि 2 राय सी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि सुन्नी थात कौंसिल की सीटें बनती थी, PTI को गलत दे दी गई। आज जो वज़ीर इत्तलात है वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों की ही नहीं बनती थी, दोनों को ही नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तो ये कन्फ्यूजन है, और दूसरा ही पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि ये अगर आपको कोई खतरा है तो असम्बली तहलील करें, चलें इलेक्शन में चले जाते हैं। ये कोई टकराव की सूरत हाल आपको देख रहे हैं कि ये सारा जो कानून साजी हो रही है, जो मौका बनाया जा रहा है, ये सारा उस तरफ लेके जाएगा? मैं खालिद भाई ने 2-3 मिनट में ये बात कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो एक नया ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं समझ आती कि ये ऐसी बात जो हवा में करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। 187 के तहत सब्सटेंशियल जस्टिस का लफ्ज लिखा गया है, कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। 186 जो आर्टिकल है उसके तहत जुल्फकार अली भुट्टो का 40 साल के बाद कंप्लीट जस्टिस हुआ, जिसके अंदर होल्ड किया गया कि आर्टिकल 10 ने नहीं दिया गया। जहां तक इन PTI की सीटों की बात है तो उसमें 200 केस एक बुरा ला था जो सुप्रीम कोर्ट 58 है। उसके बाद जिलानी केस आ गया, आसमा जिलानी केस 72 सुप्रीम कोर्ट जो था उसमें उन्होंने कहा होल्ड कर दिया, जिसके 200 केस के अंदर FCR को चैलेंज किया गया था और आसमा जिलानी केस में DPR को चैलेंज किया गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बैड लॉ था, लिहाजा उसको ये रेफर नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये तो कैटेगोरिकली जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जब PTI थी तो उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, बाद में उनको जब वो जीत के आजाद आए तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया। जब वो दोनों बुनियादी फैसले खत्म हो गए, वो गिर गए, फाउंडेशन खत्म होगी, तो ये एंटी स्टेटस को चले गए। ये कहना कतई तौर पर गलत है कि जी ये तो वो पार्टी गई नहीं थी, इनको सीटें दे दी गई, PTI गई नहीं थी। भाई वो फैसले ही खत्म हो गए हैं, उसी जीरो के स्टार्ट पे वापस चले गए, 0 पॉइंट पे चले गए। वहां से PTI थी, लिहाजा सीटें PTI ही को जानी थी, इसमें कोई कबात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरी बात आ गई कि लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और मुझे बताएं भी लेजिस्लेशन तो आपने मैंने एक राइटर का पढ़ा था कि जी बेहतरीन लेजिस्लेशन है वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। मुझे एक बिल उठा के दे, आपने कौन सी लेजिस्लेशन की जिसके लिए आप वहां पे बैठे? सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मैंडेट को आपने फर्स्ट एड करना, ये लेजिस्लेशन का मैंडेट आपको दिया गया था।
तीसरे सवाल आपका है कि जी अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा है, तो पीपल्स पार्टी वाकयातन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो ग्रूमिंग है वो पॉलिटिकल पार्टी की है, वो बुनियादी तौर पे एक जमहूरी पार्टी है, उनकी सोच उनकी फिक्र हमेशा जमहूरी हुआ करती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने हर जगह पे जहां पे भी स्टांस लिया है वो जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए किया है। तीसरी बात यह है कि मरियम औरंगजेब जब सूरी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो बाहर निकल के कहती है मुबारक हो, तो लोगों ने कहा आप जीत गए, कहती है नहीं हम नहीं जीते, आइन और कानून की फतह हुई। आज इसको क्यों आप रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये आइन और कानून की फतह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की नहीं है, ये किसी और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। हालात और वाकयात नब्ज पे हाथ रख के इस मुल्क के फैसला करे। मैं एक शेर अर्ज करता हूं कि अवाम का ये मेरी ख्याल है, आपकी भी यही सोच होगी, आपने देखा भी होगा कि लोगों के अंदर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन क्या है। वो ये कहते हैं कि उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। इन चीजों को ज़हन में रखो, बलोचिस्तान की सूरत हाल को ज़हन में रखो। आजाद साहब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ दोबारा प्रोग्राम मैं ना करा, ਤੁਸੀਂ ये बगावत की गल्ला कर रहे हो बागियां अली, ये बगावत और उठो और इस तरफ ना लेके जाएं। मैंने बाकी प्रोग्राम करने, अगले हफ्ते भी प्रोग्राम करना है और ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम गवर्नेंस बात करेंगे, ख़ास तौर के ऊपर जो केपी के अंदर कमेटी बनाई गई 3 रुकनी की, वो देखे कि केपी की गवर्नमेंट के बारे में जो विद इन पार्टी शिकायत हैं कि करप्शन, बदनवानी या जो सर्विस डिलीवरी होती है, बुनियादी मकसद किसी भी हुकूमत का अगर वो नहीं हो पा रही तो उसको मॉनिटर करें। और दूसरा ये जो बिजली का क्राइसिस है सारा का सारा, कि हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी जो 25 साल 20 साल के खुद मनसूबे बना रहे हैं, उनको क्यों ये ज़रूरत पड़ी कहने की कि अगर किसी के पास बिजली सस्ती का कोई फार्मूला या कोई चीज़ है तो वो माहिरीन लेकर आ जाए, बिजली सस्ती नहीं हो सकती। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और क्योंकि अभी आपने IPPs का थोड़ा गवर्नेंस का जिक्र कर रहे थे, ये हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं कि अगर हमारे खुद वो लोग जिन्होंने 20 साल 30 साल की जो प्लानिंग करनी है, अगर वो ये कह रहे हो कि नहीं जी बिजली सस्ती का कोई फार्मूला नहीं है, नहीं हो सकती, और अगर किसी के पास है तो माहिरीन ले आए, तो क्या तमाम आप समझते नहीं हैं कि जमातों को अपनी हुकूमत की भी कड़ी ज़रा निगरानी करनी चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर बनाना चाहिए? क्योंकि बेसिक अगर चीज़ें आवाम को उनकी दस्तरस तक नहीं पहुंच सकेंगी, कुव्वत ख़रीद में नहीं आएंगी, तो वो तो जीना महाल हो जाएगा। फिर बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे और लीगल इशू चल रहे हों, पॉलिटिकल चल रहे हों, और ये बुनियादी चीज़ें भी ना मिल रही हों, तो उससे तो अनरेस्ट होगा, अमन-ओ-मान होगा, तो पूरा रियासत का स्ट्रक्चर हिल सकता है। तो आप क्या इसमें एडवाइस करेंगे? खालिद साहब, जो लोग ये कहें कि जनाब इसका देखें जी आइन में मौजूद तो है, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे नागुज़ीर हो गए हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, उन्हें कम अज़ कम ये नज़र आना चाहिए कि ये जो IPPs वाला मसला है, ये एग्रीमेंट कोई ऐसे कुरानी हरफ नहीं है कि अगर कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अवाम दुश्मन एग्रीमेंट किया गया है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ना मिलती हो। ये जो कैपेसिटी वाला है कि जनाब आपके पास ये कैपेसिटी है कि इतनी, और वो आपने चाहे कैपेसिटी डिलीवर की है या नहीं की और आपको पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा जालिमाना क्या बात हो सकती है? इसको खत्म कर दिया जाए। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि यही लोग हैं चूंकि बुनियादी तौर पर उन्हें पता है कि वो जिस बुनियाद पर बैठे हैं उसे कैसे खत्म करेंगे। मैं आपको हैरान कुन एक बात बताऊं कि मैं खुद किसी जमाने में बिल्कुल इमरान खान की बातों को या नहीं समझता था कि जी वो सिर्फ करप्शन कहते हैं, लेकिन पैदा जब इसका मैंने जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बुनियादी तौर पर तो यही चंद खानदान है जो बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में, और अगर आप एहतसाब प्रॉपर नहीं करते और इनसे इनके जबड़ों से वो रिस्क नहीं खींचते जो रिस्क लेके, यानी आप अंदाजा करें कि बरतानिया में आपकी कितनी इनकी प्रॉपर्टीज है, दुबई में कितनी प्रॉपर्टीज है, पूरी दुनिया में चंद लोगों की, यानी ऊपर नीचे ब्यूरोक्रेट, ऊपर अफसर, ये जो अपने पॉलिटिशियंस है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
और अगर हमें ये बात नजर नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और मजाक क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये गवर्नेंस हो रही है कि रोज आप फैशन तब्दील कर रहे हैं। और आप ये देखिए एक सेकंड क्या हो रहा है कि एक तरफ आपकी हालत ये है कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। और आप ये देखें कि ये जो 27 लोग गए हैं और उनके साथ 7 थे सिर्फ जिन्होंने हिस्सा लेना था, वो भी कुछ गायब हो गए। ओलंपियन चैंपियन बनना था जिन्होंने, ओलंपिक में हिस्सा लेना था। अब आप अंदाजा करें कि इसके अलावा आपके डेलीगेशन, आपके प्रोटोकॉल, इसमें जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। खालिद साहब यकीन लेकिन माने, सारा बोझ जो है कि वो आवाम को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि इस तरह भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि रियासत अदा साहब ज़रा आपसे भी मैं ये पूछ लेता हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर बनाना और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों की, क्या ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं कानून के अंदर, वो कभी उनके अंदर रिव्यू नहीं किया जा सकता, कभी उनको तब्दील नहीं किया जा सकता? और इवन जो गवर्नमेंट के अपने इदारों के आपस में सरकारी कंपनी है, उनसे भी हम रिव्यू नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते? बिल्कुल। देखें खालिद भाई, पहले तो वो शेर वाली बात मैं थोड़ी सी कह दूं। मैंने ये कहा कि अवाम के अंदर अब सूरत हाल है, जैसे चौधरी साहब ने कहा 7 लाख लोग एक साल में बाहर आ गए, लोग इस निजाम से बागी हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जमहूरियत हमारे लिए खुदा न खास्ता कोई मुसीबत बन गई। इस निजाम को आप बेहतर करें ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो। दूसरी, आपने IPP मुआहदों की बात की, कोई भी वो जैसे चौधरी साहब ने कहा ना, कोई हरफे कुरानी नहीं है, नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि दुनियावी कवानीन है ना, उसमें क्या बात है। अब आपने ऐसे मुआहदे किए हुए कि 1 यूनिट आप पैदा नहीं कर रहे लेकिन आप कैपेसिटी चार्जेस उनको पे कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग जिनके पाँव में जूता नहीं, खाने को रोटी नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, ये कौम कैसे बर्दाश्त कर सकती? 45,000 जिसकी तनख्वाह है उसको 85,000 का बिल आ रहा है। तो भाई कुछ तो सोचे ना, इस मुल्क की, इस कौम की वेलफेयर के लिए तो कुछ सोचे ना। इसकी वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन करे, बजाय कि आप अपनी जाती तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए एक ही तरफ लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इसको ठोक दो, इसको बचा दो, इसको निकाल दो, इसके लिए ये कर दो। इस चीजों से बालातर होके इस मुल्क और कौम के लिए सोचना है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती, तभी हम पाकिस्तानी कहला सकते। बाहर आप जाके देखें लोगों की क्या हालत है। मुल्क लोग सिर्फ मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, जो उनके पास कोई 4 पैसे की प्रॉपर्टी वो बेच के वो साथ भी लेके जा रहे हैं। इन चीजों को ज़हन में रखो कि यार इनका ट्रस्ट डेवलप हो और मुल्क में ये लोग रहें और इवन बाहर से लोग मुल्क में जाएं। इस चीज पे आपको फोकस करना है। ये इन अपनी मुकन्नना अदलिया और इसके अंदर इंतजामिया के अंदर अगर आपने लड़ाई को ही अपना मकसद और मंजिल मकसूद बना लिया तो फिर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं ये चाहता हूं कि मुल्क के लिए करें जो कुछ करना है, इस कौम के लिए करें, इस निजाम की बेहतरी के लिए करें। और किसी रियासत में जो बुनियादी जुज़्व होता है वो अवाम ही होते हैं, अवाम से ही एग्जेक्टिव आती है, अवाम से ही मुकन्ना, अवाम से ही अदलिया आती है। अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाफिज साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ कि ये जो हमारे IPPs या ये सारी चीज़ें हैं, आपने इस पर काम भी किया हुआ है, तो क्या इसके अंदर कोई इतनी गुंजाइश नहीं कि हम इनको रिव्यू कर सकें, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकें, कुछ चेंज कर सकें, या हम जो है कि 4-4 हज़ार अरब बस इनको देते रहेंगे और आवाम के लिए कुछ नहीं होगा? देखिए खालिद, एक तो ये है कि बिल्कुल इन एग्रीमेंट्स को जो है जो किए हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी है या पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके अगेंस्ट ये मुआहदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है कि आपकी चाहे 94 की पॉलिसी आई, उसके बाद 2004 के अंदर आई, फिर 14 के अंदर आई और फिर लास्ट जो गवर्नमेंट थी उस दौर के अंदर आई, किसी ने भी सिंसियर एफर्ट्स के साथ इसको जुर्रत नहीं की कि इन एग्रीमेंट्स को जो है वो इनसे रीनेगोशिएट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है, स्टेक होल्डर गवर्नमेंट्स के अंदर उसकी बुनियादी वजह यह है ना कि या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट के रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, या गवर्नमेंट के जो स्पॉन्सर्ड है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इन एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट किया जा सकता है। और ये जो चीज़ इस वक्त आई हुई है कि जी सॉवरन गारंटी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये सारे के सारे आप रियल इशूज़ को थ्रेट करके आप साइड पे करना चाहते हैं। 5 इशूज़ है क्या है? नंबर 1 इशू ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि जब इस मुल्क के अंदर
500 मेगावाट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी कि हमें इन IPPs पे ट्रांजिशन पे जाना चाहिए। क्यों और कैसे इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और ये किस तरह दिया गया कि जब आपका FDI था और फिर FDI के बाद लोकल्स ने किस तरह ये लिए और इनके स्पॉन्सर्ड कौन से हैं। दूसरा, उसके अंदर इसका फोरेंसिक ऑडिट है, जिसके अंदर आपका हीट ऑडिट है, जिसके अंदर आपका टैक्स ऑडिट है और जिसके अंदर आपका ऑयल ऑडिट है, जो आज तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसका पेमेंट ऑर्डर है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन्हीं नाम को इस्तेमाल करके कभी वो 480 अरब रुपए दे देती है वन गो के अंदर, कभी उसके बाद जो है अभी भी एक चल रहा है कि हम इनसे पैसे दे के जान छोड़ा। क्यों 3 से 5 साल क्यों पैसे? आप देखें खालिद के पिछले 5 साल के अंदर जो 1.2 ट्रिलियन आपका था, बिलियन आपका था सर्कुलर डेट, वो अब आपका 2.6 पे चला गया। IMF ने जो आपका 2600 अरब रुपए कहा था उससे निकल के अब आपका 2800 अरब पे चला गया। आपके मुल्क के अंदर 44,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है और आपका जो मुल्क है वो 26,000 से जा नहीं रहा। और सर्दियों में अंदर 10 क्योंकि लास्ट मिनट मैं इस पे फाइनली ये कहूंगा इस चीज के अंदर कि गवर्नमेंट को सिंसेरिटी के साथ जाना चाहिए। ये सोसाइटी का और आपका बिजनेस फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय कर गया है। ये मुसलसल इस तरह नहीं चल सकता। अगर आप इसको चलाएंगे तो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये बाहर जा रही है, फिर आपका बिजनेसमैन यहाँ पे कारोबार नहीं करेगा और फिर पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल ही तंग आ गया है। और क्या इस बुनियाद के ऊपर कि हमने अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना है और पूरे मुल्क को हमने फाइनेंशियल और टेक्निकल डिफॉल्ट के अंदर लेके जाना है और पूरे मुल्क को हमने स्टेक्स पे डालना है, क्या ये किसी मुल्क का इजाज़त देगा? बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। तो लिहाजा सीधी सी बात इस चीज़ के अंदर है, इन मिनिस्टर्स को इन IPPs का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए और एक जेन्युइन और सिंसियर एफर्ट ये करनी चाहिए और वो एफर्ट्स पब्लिक के सामने सबसे पहले तो इनकी पेमेंट्स को रिलीज करें ना कि किसने कितना लिया, उसके बाद बताएं कि ये कौन कौन सी कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर आई, फिर उसके बाद बताएं कि जब आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी तो ये लोकल्स किस तरह आए, फिर ये बताएं कि 16% और 20% से ऊपर ये प्रॉफिट किस तरह ले रहे हैं, फिर ये बताएं कि एक चीज की हीट कैपेसिटी जो थी वो 16 मेगावाट थी, फर्ज किया या 16 GB थी, आप उसे 24 GB पे पैसे दे रहे हैं। कि फिर ये बताएं कि एक कंपनी ऐसी है या कई ऐसी हैं जो पैदा ही नहीं करती तो आप उसके ऊपर पैसे दे। ये सारी चीजें ऐसी हैं, उसके लिए आपको सिंसेरिटी, टेक्निकल और आगे जाएं तो ये मुल्क इससे बचेगा, नहीं है तो ये सबको डूब के ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर आपका, अली आज़ाद साहब आपका भी और आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।